नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म अप्लाई किया था उनका जो है सेंटर और डेट उनकी जो है वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और पहुँचते आप देख सकते हैं कि जहां आपने सेंटर डाला था वहां की लोकेशन किस इंस्टीट्यूट में आपका सेंटर पड़ा है, वहां सारी जानकारी आपको मिल रही है। और तैयारी के लिए आप बिल्कुल डटकर तैयारी करिए, ठीक है। हमने कल भी आपको बताया था कि जो छात्र हमारा इस समय क्लास को निरंतर देखेगा उसका 100% जो है बेनिफिट होने वाला है। जो देखेगा उसी का बेनिफिट होगा, जो नहीं देखेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो समय देगा वही जो है अपने जो आयाम बना के रखा है उस पर जो है सफल होगा। तो आइए बिना समय गंवाए होते हुए हम ईवीएस की सेकंड क्लास ले रहे हैं। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जिसको हम एक एक कर जो है संक्षिप्त में पढ़ेंगे या उसके अंदर डीप में जो है जानकारी देंगे, जिससे कि उससे भी संबंधित अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप उसका भी आंसर करेक्ट करके आएँ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। हमें सूची पर विचार करना है। लिखा है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी उपरोक्त सूची में कौन सा इसमें से भिन्न है। ये पूछ रहा है कि जो हमारा झील, झरना, तालाब, पहाड़ी है इनमें से हमें भिन्न शब्द को जो है छांटना है। इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में कई प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें आना चाहिए। कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखिए, आप जानते होंगे कि पानी के स्रोत क्या क्या होते हैं जहां से हमें क्या है जल मिलता है। जैसे कि आपका जो है कुएं से भी मिल जाता है। कहां से मिलता है? कुएं से, नलकूपों से भी मिल जाता है, तालाबों से मिल जाता है, झरनों से मिल जाता है आपको, और नदियों से भी मिल जाता है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि भिन्न शब्द को जो है हमें चुनना था। तो देखिए, झील, झरना, तालाब ये तीनों क्या है? जल के स्रोत हैं। इनसे हमें क्या है? जल मिलता है। लेकिन पहाड़ी आपका भिन्न है जिससे हमें क्या है? जल नहीं मिलता है। भाई आप जानते हैं क्या पहाड़ी से हमें जल मिलेगा या पहाड़ों से हमें कोई जल मिलता है? नहीं। या तो हमें नदियों के माध्यम से मिल जाता है, या तो हमें तालाब के माध्यम से मिल जाता है, या नलकूपों के द्वारा मिल जाता है, या झरनों के द्वारा मिल जाता है, लेकिन पहाड़ी के द्वारा नहीं मिलता है। तो यही भिन्न शब्द हमें जो है क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा इसमें से भिन्न शब्द है। तो इसका भिन्न शब्द कौन सा है? पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन वाले क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में, और खासतौर से ईवीएस में तो आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चनों को आप बहुत गौर से सुन रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं तो यकीन मानिए इनसे भी जो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे वो भी आप क्या है सॉल्व करके आएंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टाइपियोका खाते हैं। सी दे रखा है कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। डी दे रखा है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो इसमें सही कथन हमें जो है चुनना है। तो सबसे अगर पहले हम बात करें तो लिखा है इसमें गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। देखिए, गुजरात में क्या होता है, जो भोजन होता है उसमें क्या होता है कि वो दाल के साथ जो है चपाती खाते हैं। किसके साथ? दाल के साथ। दाल के साथ जो है चपाती, चपाती यानी रोटी, चपाती खाते हैं और उसमें क्या है चिरी खाते हैं। ये उनका क्या है मुख्य भोजन। वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार से खाते हैं या बहुत पसंदीदा भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा दे रखा है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ, यानी किसी भी करी के साथ क्या होता है टाइपियोका जो है टाइपियोका खाते हैं। तो देखिए जो केरल है
केरल में क्या होता है, जो मुख्य जो भोजन किया जाता है वो क्या है, टैपियोका एक क्या है, खाद्य जो है सामग्री, क्या है, खाद्य पौधा है, यानी जो इसको खाने के रूप में टैपियोका डालते हैं। ठीक है, क्या है, टैपियोका। टैपियोका है जो केरल के लोग क्या है अपने भोजन में जो है इसको डालकर खाते हैं। ठीक। तीसरा देख रखा है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। कश्मीर में जो भोजन है वो नारियल के तेल में बनी समुंदर मछली नहीं है, तो ये यहां से क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। डी, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सरसों के तेल में जो है मछली को पकाते हैं। गोवा में ये तेल के में मछली को नहीं पकाते हैं, ये उनका भोजन नहीं है। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें गुजरात का मिल गया और केरल का मिल गया। ये दोनों में ही जो है क्या होता है, सिमिलर चीजें हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा, कथन ए, यानी ए, केवल ए और बी। देख भी रहे हैं कि गुजरात में लोग जो है दाल के साथ बाटी और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर खाते हैं। ये चीज नोट कर लीजिएगा, गुजरात की ये विशेषता है भोजन की। और क्या है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ, केरल में क्या होता है वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी करी हो उसमें टैपियोका जरूर डालेंगे। क्या है, टैपियोका जो है अवश्य डालकर खाते हैं, ये उनका क्या है, मुख्य भोजन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। जैसे कि मानव में आपने देखा होगा कि आंखें हमारे क्या होती है, सामने की ओर होती है ना। वैसे पूछ रहा है कि जो है पक्षियों में कौन सी प्रजाति है। लिखा है ऑप्शन आपका रार्जिन चिड़िया, बी है आपका कलचिड़ी, सी आपका बीवर पक्षी और डी आपका उल्लू। तो डी आपका राइट आंसर है उल्लू। क्या है, उल्लू। उल्लू के क्या है, उल्लू में जो है देखने की क्षमता ज्यादा होती है, यानी उसकी आंखें क्या होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, तो वो ज्यादा देखता है। इनकी क्या है, पुतली जितनी छोटी होगी उतना ही अधिक क्या करते हैं, देख पाते हैं। पुतली इनकी जितनी छोटी होगी वो अधिक ज्यादा देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उल्लू। अगर वीवर पक्षी की बात करें तो वीवर पक्षी क्या करता है, ये बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। क्या करता है, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। एक सीटेट में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वह पक्षी का नाम बताइए जो क्या कहता है, उसकी नर जो प्रजाति होती है वो क्या करती है, घोंसला बनाती है और जो मादा होती है और उस पर अंडे देता है। तो नर ने घोंसला बनाया और जो मादा होती है उस घोंसले को चुनती है, उस घोंसले का चयन करती है, जो जब सबसे अच्छा घोंसला होगा उसका चयन करती है और उसी में क्या करता है, अंडे देता है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में कई बार पूछने को मिला है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे वीवर पक्षी के बारे में। लिखा है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। क्या है, हाथी जो है एक झुंड में रहता है, यह झुंड या समूह में रहता है। ठीक है, जिस हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। देखिए हाथियों के झुंड में क्या होता है, हथनियां होती हैं और क्या है 10 से 12 बच्चे उनके होते हैं। ये उनकी क्या होती है, एक झुंड होती है। तीसरा है आपका हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं। चौथा है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकता है, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाता है। मतलब कह रहा है 4 से 5 वर्ष तक ही वो झुंड में रहता है, बाकी क्या है छोड़कर चला जाता है, उस झुंड से अलग हो जाता है। तो इसमें सही कथन हमें चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हाथी की विशेषता क्या है, हाथी की विशेषता क्या है, हाथी की जो विशेषता क्या है कि हाथी जो होता है वो क्या करता है, उसके जो है कान जो है बाहर की तरफ क्या होते हैं, उससे क्या करता है, वो जो है क्या करता है, अपने शरीर पर क्या करता है, सुनने की जो है योग्यता को बनाता है, यानी सुनता ज़्यादा है, कानों के माध्यम से ज़्यादा सुनता है। ठीक है, और वो जो ध्वनि आती है उसको तुरंत एब्जॉर्ब करता है, ध्वनि आती है उसको तुरंत एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात करें अगर हाथी में,
तो हाथी क्या करता है, अपने सूंड से क्या है, कीचड़ को अपने बॉडी पर डालता है। किस लिए डालता है, कि बॉडी के टेम्परेचर को यानी शरीर को ठंडा रखने के लिए। किसके लिए, ठंडा रखने के लिए जो है वो डालता है। और क्या आपके हाथी की विशेषता होती है, जो हाथी के दांत होते हैं वो बाजारों में क्या है, बिक जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर रोक लगा रखी है। गवर्नमेंट उस पर क्या रोक लगा रखी है। तो आपने देखा कि क्या है, हाथियों का जो झुंड होता है उसमें क्या होती है, हथनी होती है और उनके 10 से 12 बच्चे होती है। तो ये क्या है आपका, पहला आपका राइट है, दूसरा क्या है आपका राइट है, बाकी सी और डी गलत है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दे रखा है, केवल एक और बी यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस के बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। मतलब छोटी इलायची, तेज पत्ता और बड़ी इलायची ये क्या है, उगते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में देखा है पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो हम बात करते हैं केरल की। केरल की कुछ विशेषता होती है, यानी केरल को क्या है, मसालों का बगीचा कहा गया है। क्या कहा गया है, मसालों का बगीचा। क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या है, यहाँ मसाले ज़्यादा उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा है, मसालों का बगीचा कहा गया है। इसमें क्या है, तेज पत्ता, बड़ी इलायची आदि जो है क्या मसाले उगते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है आपका, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। क्या होता है, चावल होता है, और जिससे तेल मिलता है उनके बीज का उत्पादन किया जाता है, यानी तेल वाले बीज का उत्पादन होता है। बीजों का उत्पादन होता है। और आप देखिए गुजरात के बारे में, तो गुजरात में क्या होता है, कपास की खेती ज़्यादा होती है। क्या होती है, गुजरात में कपास की खेती ज़्यादा होती है। कपास जो है अधिक मात्रा में जो है कपास की फसल उगाई जाती है। चौथा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में या सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में क्या है, गेहूं उगाया जाता है। क्या है, गेहूं उगाया जाता है। तो इस तरीके का अगर आंसर आएगा तो आप लगा देंगे गेहूं। और एक चीज़ और है, कल के एक प्रश्न में आपने देखने को मिला होगा कि हमने बताया भी था कि एक ही फसल को अगर हम जो है अपनी भूमि में निरंतर यानी लगातार उगाते रहते हैं तो उससे क्या होती है, मृदा का ह्रास यानी उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। या एक ही प्रकार के रसायनों का बराबर लगातार प्रयोग करते हैं तो उसकी क्या है, मृदा जो है बंजर हो जाती है। तो हमें क्या है, हमने कल भी बताया था आपको कि फसल चक्र को अपनाना है। यानी अगर हमने इस बार गेहूं बोआ है तो अगली बार हम कोई और फसल लेंगे, अगर इस बार हमने कोई और रसायन डाला है तो हम कोई और रसायन डालेंगे, जिससे क्या हो, मृदा की उर्वरक शक्ति का ह्रास ना हो और बंजर ना भूमि हो पाए। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से चुनना है। देखिए कल भी प्रश्न आया था इसी तरीके का, तो आज भी हमने इस पर चर्चा कर दी ताकि आप भूल ना पाए। ठीक है, तो यह हमारे इसका जो राइट आंसर वो क्या है, केरल। जैसा कि आपके मसालों के बारे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि क्या है, केरल में अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेफेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। दूसरा लिखा है, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तीसरा, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। डी ऑप्शन क्या है, इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है, फंस जाता है। तो हमें बताना, देखिए जो नेफेंथिस है वो क्या है, घटपर्णी पौधा है, यानी कीट भक्षी पौधा है। क्या है, कीट भक्षी। या घटपर्णी है। क्या है, घटपर्णी है। ये कहां पर पाया जाता हो, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होगी। कहां पर पाया जाएगा ये,
नाइट्रोजन की कमी होगी। ये भूमि में नाइट्रोजन की अगर कमी है तो ये वहाँ पर पाता है, और क्या है, ये चूहे और कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। क्या करता है? चूहे और कीड़े मकोड़ों को ये खा लेता है। तो जो इसके क्या है, ये कीड़े मकोड़ों में कौन कौन से मेढक चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, राइट है ये भी। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, ये रॉन्ग है, ये पौधा हमारे देश में भी पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, बिल्कुल सही। कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए क्या करता है, ये जो है मोहक आवाज निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। ये सारी विशेषताएं हैं आपके नेफेंथिस के बारे में, तो आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको नोट नहीं करेंगे। इसका आकार कैसा होता है? घड़े जैसा होता है। इसका आकार आपने घड़ा देखा होगा, उसी के जैसा होता है। और क्या करता है? जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, इसका मुंह क्या है? पत्ती से ढका होगा, पता नहीं चलेगा आपको, ढका होता है। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा उसके मुंह में आता है तो उसको क्या करता है, जो है ये फंसाकर अंदर यानी खा लेता है, यानी निगल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ACD। क्या होगा आपका? डी नंबर का राइट आंसर होगा। तो इससे देखिए, एक प्रश्न से हमें कितनी जानकारियां मिल रही हैं, और ये ऐसे ही प्रश्न घुमा घुमा कर आपसे पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने पढ़ नहीं रखा है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा है उसका जो है हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो कहा भी गया है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा क्या होता है, कंटेंट मजबूत होता है। तो हमने सोचा कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ लास्ट में ही मेहनत करना चाहते हैं, तो उन छात्रों के लिए हमने जो है प्रैक्टिस बैच, जो हमारा एग्जाम विथ मी चैनल है, वो लेकर आया हुआ है। बहुत अच्छे से समझाया जाता है, आपके सारे कंफ्यूजन, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा भारत की आजादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। पूछ रहा है कि जो दांडी यात्रा है वह हमारे भारत की क्या है, आजादी के पहले की एक घटना थी, जो किस सन में घटित हुई थी, इस सन के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, 1930 को क्या हुआ, दांडी यात्रा हुई। दांडी यात्रा ये कब की थी? आजादी के पहले की थी, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक पर कर लगाया था, नमक पर कर लगाया था। उसी कर को जो है, उसी कर के विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी पैदल मार्च, यानी पैदल जो है यात्रा निकाली थी। ये कहाँ? गुजरात में। गुजरात में क्या? साबरमती आश्रम। कहाँ से? साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा निकाली थी। और ये क्या है, कितने किलोमीटर तक ये पैदल चले थे? 24 किलोमीटर तक। 24 किलोमीटर तक क्या है, ये पैदल चले थे, नमक कर के विरोध में। तो यहां से आपको देखिए, एक क्वेश्चन से यानी 1930 के बारे में 3-4 आपको जानकारियां मिली, इनको आप जो है नोट करते जाइएगा। दूसरा आपको 1927 साइमन कमीशन आया था। 1927 को क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था 1927 में। क्या है? साइमन कमीशन आया था और उसका जो है विरोध किया गया था। क्या है? उसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी को खाने की सलाह देता है? देखिए, डॉक्टर क्या करता है, सलाह देता है किसकी? हरी पत्तियों वाली सब्जियां और आपका क्या है, आंवला, इसकी जो है सलाह देता है। और गुड़ किस रोग के लिए? भाई, कोई पेशेंट जाता है, उसकी जांच करता है, उसको रोग पता देता है, तो उसके उपचार के लिए उसने खाने पीने की चीज़ें बताता है। क्या क्या बताता है? हरी पत्तों वाली सब्जियां और आपका आंवला और आपका क्या, गुड़ बताता है। तो ये किसके उपचार के लिए है, ये हमें बताना है। तो इसका हम पहले राइट आंसर देख लेते हैं। एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग के लिए क्या है, आंवला, हरी पत्ती वाली सब्जियां और गुड़ क्या है, सबसे ज्यादा लाभदायक है एनीमिया रोग के लिए।
मियादी बुखार किससे होता है? ये क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कहाँ उत्पन्न होते हैं? आपका जो दूषित जल होता है, जिसको दूषित जल यानी प्यूरिफायर जल नहीं होता है, उसको हम क्या है प्रयोग करते हैं, उसके कारण क्या होता है हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है और मियादी बुखार आने लगता है। ठीक है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किससे होता है? आपके मच्छर के काटने से हो जाता है। डेंगू आपका क्या है? मच्छर के काटने से हो जाता है। ठीक है। तो इसको बताया गया, डॉक्टर जो सलाह देता है वो किस रोग के लिए देता है? तो आपका जो सही आंसर था वो एनीमिया था। ठीक है। हमने कल भी बताया था आपका जो डेंगू वगैरह होता है वो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर की प्रजातियां कौन सी थी? हमने बताया था कि मादा एनाफ्लीज होती है और एडिस एजिप्टी के कारण भी जो है काट होता है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। मादा एनाफ्लीज, एडिस एजिप्टी, ये प्रजातियां हैं मच्छर की, इनके काटने के कारण क्या होता है चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह रोग हो जाता है। कैसे होता है? ये क्या करता है, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त को जैसे चूसते हैं उसमें क्या करता है, ये अपना लार्वा छोड़ देता है, विषैला सख्त पदार्थ छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे अंदर जो है बीमारी उत्पन्न हो जाती है। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए माउंट एवरेस्ट ये क्या है? चोटी है। माउंट एवरेस्ट के जो है कथन दिए गए हैं उन पर हमें विचार करना है। करा यह हमारे देश का भाग है। ठीक है भैया। सेकंड दे रखा है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर। सही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। ठीक। डी दे रखा है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो भैया माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपकी? 8,900। कितनी है? 8,900 जो है आपकी मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर। ठीक है। यह हमारे देश का भाग है। देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है? नेपाल में है। क्या है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। तो बताइए अच्छा कि नेपाल हमारे जो है भारत का भाग है? बताइए, भारत का भाग है? नहीं। देखिए इसकी चोटी की ऊंचाई हमने बता दी 8,900 मीटर होती है, ये राइट आंसर है। और जो बछेंद्री पाल थी इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली महिला थी। भारत की क्या थी? पहली महिला थी जिन्होंने क्या है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा था। ठीक है। तो इसका राइट देखिए, अब डी ऑप्शन क्या है इसका? 23 मई को जो है 1994 दोपहर को में सर्वप्रथम झंडा गाड़ा गया था। नहीं, गलत है आपका ये। तो इसका जो सही आंसर आपको क्या क्या मिला कि इसकी चोटी 8,900 मीटर है। तो इसका आंसर क्या है? बी और सी। बी सी किसमें है? और ये क्या है? हमारे देश का ही एक भाग है। क्या है? हमारा देश का ही एक भाग है, यानी एक पड़ोसी देश है हमारा। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? डी, बी सी डी। ये हमारे क्या होगा राइट आंसर। डी आपका क्या था? रॉन्ग आंसर था। बी सी देखिए आप यहां पर, ये क्या है? रॉन्ग। ये हमारे देश का भाग जरूर, लेकिन क्या है ये हमारा पड़ोसी देश है, हमारे भारत में नहीं आता है। यहाँ का अलग जो है प्रधानमंत्री होता है, यहाँ का अलग प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी और सी ऑप्शन ही आपके क्या है मैच करते हैं, बाकी आपके क्या है रॉन्ग है। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। भैया एक डॉक्टर है, उसका घर कहाँ पर स्थित है? एक्स पर स्थित है। भैया हम कह रहे हैं एक्स पर स्थित है, चलिए कोई बात नहीं, एक्स पर स्थित है। ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। घर उसका एक्स पर स्थित है और अस्पताल कहाँ? वाई पर स्थित है। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई सीधी सड़क नहीं है। इसका मतलब है क्या है? टेढ़े मेढ़े जाना है उसके जो है अस्पताल से घर तक के लिए।
घर से अस्पताल के लिए। फिर दे रखा है आपका कि अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर स्थित है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर स्थित है। अंत में वह अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बतानी है। देखिए इस तरीके का अगर आपको प्रश्न आएगा तो एक एक कर जो है लाइन आपको जैसा जैसा कहता जाए वैसा आपको करना। जैसे कह रहा डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, हमने भैया एक एक्स मान ली स्थित है। सबसे पहले आप इसको ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है आपका पश्चिम है। ये चार दिशाएं हैं हमारी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये हमारी क्या है, चार दिशाएं। तो वो कह रहा था कि डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। भैया हमें सीधी सड़क से नहीं बनाना है, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट हमारा क्लियर ही हो गया कि हमें सीधी सड़क नहीं है, तो इसका मतलब सीधे हमें रेखा दिशा नहीं देखनी है। कह रहा अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व 500 मीटर पर। एक्स के पूर्व में देखिए, पूर्व कहाँ है आपका, एक्स का पूर्व क्या है, यहाँ है, कितने 500 मीटर दूरी, कितना 500 मीटर जाते हैं, ए पर जाते हैं, यहाँ क्या है, ए भी पॉइंट है, ठीक है, 500 मीटर दूरी पर जाते हैं। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। फिर वो क्या है, बी पर जाते हैं, तो दक्षिण आपका नीचे है तो यहाँ बी पर आप आइए। बी पर क्या कह रहा है, कितने, वह 400 मीटर, क्या है 400 मीटर, ठीक है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। फिर वह सी पर जाते हैं, फिर क्या है, वह सी पर जाते हैं, और आगे भी दे रखा है जो बी के ठीक पश्चिम में है, जो बी के क्या है, ठीक पश्चिम में है, तो पश्चिम आपका इधर है, तो यहां पर सी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, कितने जो है 90 मीटर, कितना 90। फिर क्या करा, और अंत में वह अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं, अंत में वो क्या है, अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो यहां से हमने एक ड्रॉ लाइन कर ली। तो अब बताइए कि दिशा पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है तो आप दिशा क्या निकालेंगे। देखिए हम कहां से कहां को गए थे, पहले एक्स से हम पूर्व के लिए गए थे, पूर्व से हम दक्षिण के लिए गए थे, और दक्षिण से हम क्या है, पश्चिम के लिए गए थे। तो ये किसमें स्थित है, यही पूछ रहा है ना। तो क्या है, उत्तर और पश्चिम के क्या है, बीच में स्थित है, क्या है, उत्तर और पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, उत्तर पश्चिम। अगर वो टोटल दूरी पूछता तो आप इसकी टोटल दूरी निकाल लेते, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए हमें दिशाओं का जानकारी बहुत आवश्यक है, कितनी दिशाएं होती हैं। जैसे कि क्या है, उत्तर पश्चिम हो गया है आपका, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये हो गया। उत्तर से पूर्व यानी उत्तर पूर्व, क्या हो गया, उत्तर पूर्व। पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो ये बीच की है, ठीक है, ये उप दिशाएं हैं, लेकिन वो क्या थी, हमारी दिशाएं थी, क्या है, ये हमारी मेन दिशा 4 होती है, लेकिन उसकी उप दिशाएं भी होती हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें रॉन्ग कथन को हमें ढूंढना है कि जो ओक नामक जो वृक्ष है वो क्या है, रेगिस्तान में जो है पाया जाता है, उसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, लेकिन रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में बताना। देखिए ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। बी ऑप्शन दे रखा है इसकी जड़ें उथली होती हैं। सी ऑप्शन दे रखा है यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। डी ऑप्शन दे रखा है यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो भैया जो ओक है वो राजस्थान में पाया जाता है। ओक वृक्ष कहाँ पर उगता है, रेगिस्तान में। ओक वृक्ष कहाँ पर, किसमें उगता है,
रेगिस्तान में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में क्या होता है, मरुस्थलीय इलाका होता है जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। ये वृक्ष की क्या है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो जितनी इनकी लंबाई हो उससे ज्यादा जो है गहरी जड़ें होती हैं। इसकी जड़ें क्या है, वहां तक फैलती हैं जहां तक उसको पानी नहीं मिलता है। जहां पानी मिलता है वहां तक इसकी क्या है, अधिक गहराई तक इसकी जड़ें होती हैं, अधिक गहराई तक विकसित होती हैं। अधिक गहराई तक होती है। जब क्या होता है, जब वहां पर जब जल की कमी पड़ जाती है तो क्या करते हैं वहां के लोग, एक पाइप डालकर इस वृक्ष के जो है तने पे पाइप डालकर पानी को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, खींच लेते हैं जब पानी की कमी पड़ जाती है। तो इसमें हमें जो है क्या बताना था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। भैया इसमें जो, अब इसकी और विशेषता क्या है, इसमें क्या होता है, पत्तियां कम होती हैं। क्या होता है, इस वृक्ष में पत्तियां कम पाई जाती हैं। इसमें पत्तियां क्या है, कम पाई जाती हैं, ठीक है। और यह अपने तने में जल संरक्षित कर लेता है, यह आपका गलत। इसकी जड़ें क्या होती है, अधिक गहराई तक जाती है। तो इसमें जो है रॉन्ग आंसर कथन सही नहीं है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी थी। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो क्या है, बताइए आप लोग। ओक वृक्ष के बारे में इतनी विशेषता बता दी तो अब आपका इसका राइट जो है आंसर तो बता ही सकते हैं ना। देखिए इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ठीक है। इसकी जड़ें उथली होती हैं, ठीक है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। भाई जल संरक्षित नहीं करता है, क्या है, यह ये गहराई तक होती है। जब जल की कमी पड़ जाती है तो वहाँ से क्या है, जल निकाल लिया जाता है, ठीक है। पाइप डाल के वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस जल को निकाल लेते हैं। और जो आपका डी ऑप्शन है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। क्या होता है, यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। जो इसका रॉन्ग आंसर है वो क्या है, सी। सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक जो भाषा है वह कहाँ के लोगों की है, यह हमें बताना है। कुड़ुक भाषा जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है कि ये कहाँ की भाषा है। तो आप बताइए कहाँ की भाषा है। थोड़ा सा भाषा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कुड़ुक भाषा होती है वो क्या होती है, हमारी मेघालय में बोली जाती है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, इसके बारे में बताना है। तो पहले हम जो है एक एक कर सबकी भाषाओं के बारे में देख लेते हैं, फिर राइट आंसर जानते हैं। देखिए जो मेघालय राज्य है हमारा, मेघालय में क्या है, कौन सी भाषा बोली जाती है, सर्वाधिक क्या है, अंग्रेजी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, अंग्रेजी सर्वाधिक बोली जाती है, अंग्रेजी। और झारखंड की अगर हम बात करें, झारखंड, तो झारखंड में क्या है, एक तो आपकी कुड़ुक बोली जाती है, एक संथाली बोली जाती है, बंगला बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। ये भाषाएं बोली जाती है हमारी क्या है, झारखंड में बोली जाती है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, मिजो भाषा बोली जाती है। इसी को क्या है दूसरे नाम से भी जानते हैं, लुसाई। क्या जानते हैं, लुसाई, इसके नाम से भी जानते हैं। और क्या है आपका मणिपुर में, मणिपुर में क्या है, मणिपुरी भाषा बोली जाती है। मणिपुरी भाषा बोली जाती है।
अच्छा बताइए, मणिपुरी को दूसरे नाम से भी हम क्या जाते हैं, मणिपुरी में जो है जो भाषा बोली जाती है उसका दूसरा नाम भी क्या है, ये आप हमें बताइए तत्काल। मणिपुरी भाषा को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, बताइए। चलिए हम बताते हैं क्या होता है। मेइती लोन, क्या है, मेइती लोन, ये भाषा जो है मणिपुरी का दूसरा नाम क्या है, मेइती लोन है। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। मेघालय में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। झारखंड में क्या है, कुड़ुक या संथाली बांग्ला उर्दू भाषा बोली जाती है। मिजोरम में क्या है, मिजो भाषा बोली जाती है, जिसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, लुसाई। मणिपुर में क्या है, मणिपुरी भाषा या मेइती लोन बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। देखिए गुजरात के जो है निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य यानी गुजरात के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 2022 तक क्या है, यहाँ पर 33 जिले हैं। क्या 2022 तक जो बने हैं, यहाँ पर कुल टोटल कितने हैं, 33 जिले हैं। कितने जिले हैं, 33 जिले जो है हैं। तो इसमें हमें बताना है निकटवर्ती राज्य कौन कौन से। देखिए गुजरात से कौन कौन से जो पास में राज्य पड़ जाते हैं उनके बारे में बताना है। तो पास में कौन कौन से आपके राज्य हैं। देखिए ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। एक दे रखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। एक दे रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और एक आपका दे रखा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या है, राजस्थान है। तो इसमें हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। जो मध्य प्रदेश से क्या है, सटा हुआ है या सटा एरिया की बात कर रहा है कि कौन सा मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है। तो आपका इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा, डी। क्यों, क्योंकि यहीं आपका महाराष्ट्र पड़ जाता है। महाराष्ट्र आपका इसी के बगल से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और आपका क्या है, राजस्थान भी जुड़ा हुआ है। और आपका क्या जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। ये तीनों क्या है, आपके जुड़े हुए हैं। किससे, गुजरात से। नागपुर भी आपका आता है, महाराष्ट्र के अंदर ही आता है नागपुर। ये भी क्या है, मध्य प्रदेश से ही सटा है, यानी गुजरात से ही ये सटे जो है राज्य हैं हमारे। तो हमने क्या जाना कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान क्या है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। क्या है, गुजरात के जो है निकटवर्ती राज्य है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हमने बताए, महाराष्ट्र आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तीनों हो गया। अच्छा गुजरात से कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पूछे आपसे कि गुजरात की राजधानी क्या है, राजधानी की अगर हम बात कर लें आपसे, तो क्या होगी आपकी, गुजरात की राजधानी क्या होगी आपकी, गांधीनगर। क्या होगी, गांधीनगर। और यहाँ की भाषा की अगर बात करें तो कौन सी होती है, गुजराती। गुजराती लैंग्वेज जो है यहाँ बोली जाती है। और अगर हम यहाँ के नृत्य की बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा नृत्य फेमस है, गरबा। कौन सा फेमस है, गरबा। तो गुजरात से संबंधित हमने कितनी चीज़ें जान ली। ये चीज़ें आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको देखकर चलना है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, डी था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य पूछा है कि जो प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन कराते हैं उसमें शिक्षण में क्या इसका उद्देश्य है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ये आपके पेडागोजी जैसे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना। और चौथा आपका देखा है, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना।
तो देखिए पर्यावरण में क्या होता है, देखिए पर्यावरण में क्या होता है कि संख्यात्मक की तो कोई बात ही नहीं करता, संख्या से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर वो कह रहा बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना है, सिर्फ मतलब सत्यात्मक कौशल का विकास करना, ये भी पर्यावरण की दृष्टि से गलत है आपका। आपका नेक्स्ट दे रखा है बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए, क्या मतलब विशेषज्ञ अध्ययन के लिए ही बच्चों को केवल पढ़ाया जाएगा प्राथमिक स्तर पर, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सिर्फ क्या है जागरूकता के अनुसार, यानी पर्यावरण के बारे में क्या है वो जागरूक हो जाए, जागरूकता के जो है उद्देश्य से ही उनको शिक्षण करवाया जाता है पर्यावरण अध्ययन का, कि वो जागरूक हो, अपने आसपास के पर्यावरण को जाने, पर्यावरण में क्या चीज़ें हैं, क्या उपलब्ध हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्शन करें और उन चीज़ों के बारे में वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो सिर्फ इसका जो सही आंसर होगा पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा का पाठ किसानों की कहानी। कक्षा का जो पाठ था वो क्या था, किसानों की कहानी। ये एक चैप्टर था जिसमें तक है बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। बीज की जो जुबानी है वो शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। भैया देखिए क्या है, जो बीज की जुबानी यानी बीज जो है कौन पैदा करता है, हमारे किसान भाई। कौन पैदा करते हैं, किसान भाई। किसान ही बीजों का क्या है उत्पादन करते हैं, नहीं अनाज उगाते हैं। तो इसमें पूछा है मुख्य प्रश्न कौन सा है। ऑप्शन दे रखा बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। दूसरा दे रखा है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तीसरा है आपका बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। चौथा है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन कौन से मैच करते हैं। तो देखिए जो किसान है, किसानों की कहानी जो हमारा चैप्टर था इसमें प्रश्न में दे रखा है, देखिए बीज क्या है, किसान बीज को उगाता है। किसान क्या करता है, बीजों को क्या है अंकुरण करता है, नहीं उगाता है। वो अपने खेतों में बीजों को डालता है, उसके बाद जो है फसल उसे प्राप्त होती है, ठीक है। तो बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, ये भी आपका सही आंसर है कि जो बच्चों की सोच है, जो थिंकिंग है, उसको नई दिशा के रूप में ले जाना जो है होता है। और दे रखा है इसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में भी सहायता करती है। बच्चों क्या करते हैं इसमें, सीखने की प्रक्रिया में भी सहायता करती है, ठीक। तो इसका जो अब सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। भैया स्मरण जो आधारित कौशल है उसमें क्या सहायता करती है, ये कोई प्रश्न होगा या आपका निगेटिव पॉइंट हो गया, तो यहां से भी यह क्या है रॉन्ग है। अगला दे रखा है शिक्षकों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। क्या मतलब ये पढ़ाने से क्या होगा, क्या बच्चे अनुशासन रहेंगे, उससे जागरूकता उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ए और बी, दो ही मैच कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ चर्चा के सुझावित थीम का उप थीम है। भैया पर्यावरण शिक्षा में जो एनसीएफ हमारी आई थी उसमें क्या कहा गया था, उसकी कुछ थीमें दी थी, कुछ थीमें दी थी, उसी के उप थीम के बारे में जो है पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है परिवार एवं मित्र, आवाज, हम चीजें कैसे बनाते हैं, जानवर और पौधे, इसके बारे में जो है ये पूछ रहा है। तो जो आपका एनसीएफ 2005 आया था, एनसीएफ 2005, उसमें जो थीम थी पर्यावरण के लिए वो कितनी थी, 6 प्रकार की आपकी थीम थी। कौन सी थी, 6 प्रकार की। कौन सी, पहला आपका परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा था आपका भोजन, क्या था दूसरा, भोजन था। दूसरा आपका क्या था, भोजन।
तीसरी आपकी थीम थी पानी, तीसरी थीम थी आपकी पानी। चौथी थीम थी आपकी हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजों का निर्माण कैसे करते हैं। हम चीजों का निर्माण कैसे करते हैं। चौथी हमारी थीम क्या थी, हम चीजों का निर्माण कैसे करते हैं। फिर उसके बाद क्या थी आपकी आवास, पांचवी थीम थी आपकी क्या, आवास, कहाँ रहते हैं, आवास। और जो आपकी छठी थीम थी वो क्या थी, यात्रा। ये क्या थी, पर्यावरण जो है अध्ययन की पाठ चर्चा में एनसीएफ 2005 जो है 6 प्रकार की थीम की चर्चा करता है। पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा हम चीजों का निर्माण कैसे करते हैं, और पांचवा आवास, छठा क्या था, यात्रा। ये हमारी क्या थी, एनसीएफ 2005 की जो है थीमें थी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके जो है फाइनल आंसर में हम जाते हैं। तो एनसीएफ 2005 की थीमें क्या थी, 6 थीम थी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन के पाठ चर्चा के सुझावित थीम का उप थीम क्या है। तो देखिए, पर्यावरण चर्चा में उप थीम के बारे में पूछा है। थीम के बारे में अगर आप बात करते हैं तो परिवार एवं मित्र भी आपकी क्या है, थीम है। आवास आपका क्या है, थीम है। जो है हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये क्या है आपका, या चीजों का निर्माण कैसे करते हैं, ये थीम है। और आपका क्या है, जानवर और पौधे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये इसकी क्या है, उप थीम है पर्यावरण अध्ययन के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हम चीजें कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। यानी पर्यावरण अध्ययन में क्या है, सार्थक पूर्ण सीखना, यानी सार्थक रूप से सीखना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता, किसके द्वारा नहीं हो सकता, किसके द्वारा हो सकता है इसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन वो कह रहा है कि किसके द्वारा नहीं हो सकता, इसके बारे में हमें देखना है। किस्से और कहानियों द्वारा। भैया पर्यावरण अध्ययन का कल एक प्रश्न आया था, हमने बताया था कि अगर हम कथनों और कहानियों के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का करवाते हैं, तो उसमें क्या बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। तो ये क्या है, सही है। आगे देखो, बच्चों को अपने पर्यावरण को के अवसर देकर, यानी बच्चों को क्या है, अपने पर्यावरण के अवसर दे दे, पर्यावरण के बारे में अवसर दे दे कि वहां से चीजों को क्या है, देखें, समझें और अपना नोट डाउन करें। तो ये भी आपका क्या है, सही है। फिर लिखा है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। भैया पर्यावरण अध्ययन अगर करते हैं तो पहले हम कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेते हैं, फिर उसके जो है फाइनल उस पर जाते हैं, व्याख्यान करते हैं। फिर ये भी आपका क्या है, सही है। बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो इसमें कह रहा था किसके द्वारा नहीं हो सकता है, तो इन तीन के द्वारा तो हो सकता है। तो आपका क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है, ये डी आपका जो है सही आंसर है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो आप डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। सीखने के जो है अगर हम क्या करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर, यानी सीखने के सिद्धांत पर जो है पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। पर्यावरण अध्ययन जो है किसका, सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है, किस पर। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्या करता है, यानी एक तो आपकी बात करते हैं मूर्त क्या होता है। मूर्त जो होता है जब आप कोई चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं,
प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है यानी छू सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष होता है। मूर्त क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और अमूर्त जो होता है वो क्या है? अप्रत्यक्ष होता है। उसमें क्या करता है? बच्चा कल्पना करता है। मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, पहले चीजों को देखता है, फिर माइंड में कंसेप्ट जो बनाता है उस पर कल्पना करता है, यानी विचार करता है, उसके बारे में जाता है। तो अमूर्त क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी माइंड में जो है ये सोचता है या कल्पना करता है, कल्पना करता है। तो वो कह रहा था अध्ययन पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? तो भैया पर्यावरण अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो पहले क्या होगा? चीजों को, बालकों को क्या करोगे? चीजों को दिखाओगे तो क्या है? मूर्त हो गया। प्रत्यक्ष रूप से आप चीजों को देखेगा बालक पर्यावरण के, फिर उस पर क्या है? वो विचार करेगा और चर्चा करेगा कि ये भैया चीजें हमने देखी तो ये किससे संबंधित है, कल्पना करेगा इसका तत्व क्या है, इसका कहाँ से जो है जोड़ है, ये सारी चीजें करेगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए है। अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं हो सकता भाई, जब तक चीजें देखेगा नहीं तो कैसे कल्पना करेगा। अंदर हम क्या सोच लेते हैं? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या है? पहले जब चीजों को देखता है तभी तो जो है वो अपने अंदर क्या है? कंसेप्ट बनाता है, सोच रखता है, कल्पना करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें एक आती है आपका आगमन विधि, थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। और क्या होता है इसमें? सरल से जटिल की ओर। पहले बच्चों को छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी, फिर क्या है? धीरे धीरे जो है उसे जटिल रूप में बताया जाएगा। तो ये क्या है? आगमन विधि चलती कैसे? सामान्य से विशिष्ट की ओर या सरल से जटिल की ओर। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? देखिए, पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन करने से पहले मतलब इसके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में जो है भी जानना है, और कौन सा नहीं होगा। भाई गुण आपको दे रखेगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, एक आपको क्या है? गलत आंसर देगा, उसी को आपको क्या है? ढूंढने को कहेगा। तो पहले जान लीजिए इसके बारे में कि जो पर्यावरण अध्ययन के गुण है वो क्या है? पर्यावरण एक क्या है? एकीकृत होता है। क्या है? पहला ऑप्शन देख रहा है कि यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन क्या है? एक एकीकृत विषय क्षेत्र होता है उसका, ठीक। यह संदर्भित करता है, संदर्भ भी करता है, यानी बालक क्या करता है? आसपास ज्यादा चीजों को देखेगा, संदर्भ बनाएगा, उस पर संदर्भ करेगा। यह बाल केंद्रित होती है, बिल्कुल सही। यह क्या है? बाल केंद्रित होती है। और इसका क्या गुण होता है? एक तो क्या है ये? इसमें खोज भी होता है, यानी बालक के ही पूरा जो है बालक पर ही केंद्रित हो, यानी बालक की सोच पर ही सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका जो गलत आंसर चूज करना था, यह एक विषय क्षेत्र है, ये गुण नहीं होता है। यह एक विषय क्षेत्र है, ये गुण नहीं होता है। और इस पे देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की जो विधियां कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी हो गई पर्यावरण अध्ययन की विधियां, एक आपकी हो गई क्या? व्याख्यान विधि। दूसरी खोज विधि। व्याख्यान विधि, खोज विधि, और आपकी क्या हो गई इस पे? प्रोजेक्ट विधि भी है। तो ये क्या है? व्याख्यान विधि, खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये क्या है? सब इसकी क्या है? विधियां हैं। इन्हीं के माध्यम से हम क्या है? बालकों को शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहा है, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। क्या करता है बच्चा, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, क्या है, इससे संबंधित क्या है, प्रयोग का एक संचालन करता है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों पर करता है, और कहता है निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य कौन सा नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा करना है, निगेटिव चीज बतानी है। तो देखिए क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन जब यानी भोजन किस प्रकार से खराब होता है उसके बारे में हम जब जानेंगे तो पहले हम क्या क्या चीजें करेंगे, बच्चा क्या करेगा, पहले उसका अवलोकन करेगा, पहले देखेगा, और उस पर क्या है सूचना दर्ज करेगा, ठीक है, फिर उसका क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, फिर क्या है प्रयोग करेगा, फिर स्मरण करेगा। तो इस पर हमें चीजें बतानी है कि ये किस तरीके से करेगा। तो क्या है इसमें अब बता दिया कि अवलोकन और सूचना दर्ज करेगा, विश्लेषण करेगा, प्रयोग करेगा। तो इसमें क्या है, उद्देश्य नहीं होगा। क्या उद्देश्य नहीं होगा, पहले जब बालक क्या है जब चीजों को देखेगा तभी उसको क्या क्या है उसका सूचना दर्ज करके भाई ये भोजन क्या है खराब कैसे हुआ, किस तरीके से खराब हुआ, ठीक है। फिर उसका क्या है एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा किस कारण खराब हुआ, फिर उसका क्या करेगा प्रयोग करेगा कि किसके द्वारा खराब होता है, ये कैसे खराब होता है, ठीक है। तो इसमें जो उद्देश्य नहीं होगा वो क्या होगा, डी आंसर होगा, स्मरण करना। ये आपका क्या है सही उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों आपके क्या है उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। ज्ञान रचना के लिए जो प्रभावशाली संसाधन है उनके बारे में जो है पूछ रहा है कि नहीं होगा। तो देखिए वास्तविक जीवन की घटनाएं, बच्चा क्या करेगा, जो वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं जो देखेगा वास्तविक रूप से उस घटनाओं के बारे में जो है घटनाओं का आकलन करेगा। दूसरा क्या है, समुदाय का सदस्य है, भाई क्या है कोई ना कोई समुदाय का तो वो सदस्य होगा, समुदाय में ही जुड़ा है, ठीक है। तीसरा क्या, कक्षा की चार दीवारी, भाई कक्षा की चार दीवारी से क्या लेना देना, कक्षा की चार दीवारियों से कोई लेना देना नहीं है पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। जो ज्ञान के लिए रचना के लिए प्रभावशाली है, ज्ञान की रचना कक्षा की चार दीवारी में थोड़े ना होती है, उसको बाहर भी तो जाकर देखना है। और बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, लास्ट क्या है, बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपके स्थानीय संसाधन हैं बच्चों के लिए उसके उपयोग के बारे में भी पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर क्या होगा आपका डी होगा, ए और बी और डी, ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, ये आपका क्या है रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय, कक्षा 5 का क्या है उप विषय है, बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जाती है। जो बोलती इमारतें हैं वो क्या शिक्षक क्या है अर्थपूर्ण, यानी उसका अर्थ जो है पूर्ण तरीके से संपादित करता है यानी प्रयोग करता है। ऑप्शन दे रखा मानचित्र और चित्र के माध्यम से, बी है व्याख्यान और चर्चा, सी सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, डी क्या है बच्चों के नारे लिखने को कहना। तो क्या मानचित्र और चित्र भी जो है बच्चा वो करेगा, शिक्षक जो है वहां का क्या करेगा, बोलती इमारतों में क्या करेगा कि आप भैया मानचित्र बताएगा, मानचित्र के बारे में अध्ययन करेगा, उस पर क्या है चित्र भी बताकर बताएगा, व्याख्यान भी करेगा। भाई व्याख्यान नहीं करेगा, समझाएगा नहीं तो बच्चा कैसे सीखेगा, उस पर चर्चा भी करेगा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करेगा। सर्वे का जो संचालन यानी वो सर्वे जब करवाएगा उसका संचालन करने के उपरांत उस पर कई सारे चर्चा करेगा, प्रश्न भी करेगा उस पर, ठीक है। बच्चों को नारे लिखने को कहना ये आपका क्या गलत है। तो मैच क्या क्या कर रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी आपका किस ऑप्शन में इसमें दे रखा है, केवल ए और सी है। फिर क्या है आपका बी में दे रखा है ए बी और डी है, केवल बी और डी है, और क्या है ए सी डी है। इसमें राइट आंसर जो है देखना है हमें।